बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल को एक नोटिस दिया गया जिसपे जहांगीर तरीन साहब जो है अदालत में पेश हुए, तो उनके साथ तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs और MPs भी उनके साथ पेश हो गए। और आज मखदूम खुसरो बुख्तियार साहब के जो भाई हैं मखदूम शहरियार, उनकी शुगर मिल को भी नोटिस दे दिया गया है। लेकिन सिर्फ इन्हीं की शुगर मिल को नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि 21 के करीब शुगर मिले जो हैं इनको नोटिस दिया गया है। तो ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब या खुसरो बुख्तियार साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके जो हामी MNAs और MPs हैं वो इसको एक इंतकामी कार्रवाई क्यों करार दे रहे हैं, और मखदूम खुसरो बुख्तियार के भाई को जो नोटिस दिया गया, क्या इसके बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत जो है वो किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि 21 शुगर मिल्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ जो PDM की जमातें हैं उनके इख्तलाफात अभी तक ख़त्म नहीं हुए और उनमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। PDM का क्या मुस्तक़बिल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है जनाब फ़रख हबीब साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज़, और मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। और आगा रफ़ीला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी आज हमें वक्त दिया है। इससे पहले कि मैं सियासी मौज़ूआत की तरफ आऊँ, आज एक बहुत अहम वाक़या हुआ है और इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का एक वफ़द आज अफ़गानिस्तान के दौरे पर जा रहा था। वफ़द की क़ियादत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब कर रहे थे। असद कैसर साहब ने आज एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से पार्लिमानी वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान मुलतवी हो गया। ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और जाने वाले थे, लेकिन इनको अफ़गानिस्तान जाने से रोक दिया गया। मैंने ज़ाती तौर पर अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में और इस्लामाबाद में जो अफ़गान सफारत खाना है इससे वजूहात जानने की कोशिश की, और जो अफ़गानिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनसे भी पता किया क्या मसला है। मुझे ये बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो एक सड़क थी, उस सड़क के किनारे से कोई बारूदी मवाद जो है वो बरामद हुआ, धमाका खेज़ मवाद था, और ख़तरा था कि और भी मवाद मौजूद है, इसलिए पाकिस्तानी वफ़द का दौरा जो है वो मुलतवी करवाया गया है। तो कहा, ये कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये पुराना बारूदी मवाद था, जो धमाका खेज़ मवाद था, ये पुराने ज़माने का है, लेकिन इस सिलसिले में भी कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं है। बहरहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी वफ़द पर हमले की एक साजिश थी, साजिश नाकाम हो गई, और ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये जो पाकिस्तान के वफ़द का दौरा है इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और ये वफ़द अफ़गानिस्तान के दौरे पे ज़रूर जाएगा। तो ये बात बतानी आपको ज़रूरी थी। फ़रख हबीब साहब, ये बताइए कि आज मेरे पास एक लिस्ट आई है, 21 शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम बात है कि इसमें खुसरो बुख्तियार साहब के भाई की शुगर मिल भी मौजूद है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो कार्रवाई है इससे इमरान खान साहब के लिए सियासी मसाइल पैदा हो सकते हैं और तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमवार हो सकता है? देखें, बात यह है कि हम सियासी नताइज को बालाए ताक रखते हुए, आपके इल्म में है कि जो हमने एक कार्टल्स के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो हमने कार्रवाई हमारी हुकूमत ने शुरू कर रखी है वो क्रॉस दी बोर्ड है, और आपके सामने उसके हक़ाइक़ सामने आ गए हैं कि आज 21 शुगर मिलों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर, रमज़ान शुगर मिल है, चौधरी शुगर मिल है, रहीम यार खान शुगर मिल है, हमजा शुगर मिल है, तांदलियाँ वाला शुगर मिल है, चंदन शुगर मिल है, हुसैन शुगर मिल है, इत्तेहाद शुगर मिल है, इत्तेफाक शुगर मिल है। लंबी लिस्ट है, लंबे लोगों की। उसमें से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जमात के साथ भी है, बाकी जमातों के साथ भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। FIRs उनके ऊपर भी दर्ज हुई हैं, किसी के ऊपर सट्टे की FIR दर्ज है, किसी के ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो फेक अकाउंट्स बनाए गए, जो 6-6 महीने के लिए अकाउंट्स खोले जाते थे, उनमें से वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था जो अरबों रुपए की अमाउंट बनती है। जिस तरीके से चीनी की कीमतों को मसनूई तरीके से बढ़ाया जाता रहा, वो तमाम नेक्सस जो है वो हमारी हुकूमत ने पकड़ा है। पहले भी ये तमाम हुकूमतें रही हैं, PMLN की, पीपल्स पार्टी की, किसी ने इनके खिलाफ जो है वो कभी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इसके खुद बेनिफिशरीज थे। 11 शुगर मिलें जो हैं वो अमनी ग्रुप की, आसिफ अली जरदारी की थी। बहुत बड़ी तादाद के अंदर शुगर मिलें जो हैं वो शरीफ ख़ानदान की हैं, तो उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। इसका बेड़ा इमरान खान ने उठाया। यकीनन उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका हमारे साथ भी जो है वो ताल्लुक़ है, लेकिन पुरानी हमारे इक़्तिदार में आने से पहले की उनकी शुगर मिल्स हैं, और हमने किसी को भी बग़ैर किसी समझ लें सबूत के हाथ नहीं डाला। इसके ऊपर कार्रवाई की गई है।
नैब इसके ऊपर अपनी तहकीकात कर रहा है, SECP अपनी तहकीकात कर रहा है, FIA मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीज़ों को देख रहा है, और बाकायदा तौर के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पकड़े गए हैं जिसके अंदर वो डीलर हजरात, जिस तरह एक मुश्ताक चीनी जो है वो एक मामूली सा डीलर होता था, उसके बाद जो हमजा शहबाज के पैसों को संभालता था, आज नथिया गली के अंदर 25 कनाल का उसका सिर्फ नथिया गली में 25 कनाल का उसका घर है। बाकी कितनी बड़ी अमाउंट होगी जो टीका आवाम की जेबों पे लगता रहा है, तो अब उसका रास्ता रुकेगा। कल जो लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला आया, जो हमने रेट मुकर्रर किया था चीनी के हवाले से, उसी फैसले में उन्होंने रमज़ान के हवाले से 80 रुपये एक्स शुगर मिल रेट जो है वो मुकर्रर किया, जो मैं समझता हूँ तो आपका ख्याल है कि कोई आपके लिए सियासी मसाइल पैदा नहीं होंगे? देखें, मैंने आपको पहले ये कहा कि अगर आप सियासी मसाइल को सामने रखेंगे तो फिर तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी सर झुका दिया था, वर्दी में थे, नवाज शरीफ को NRO दे दिया, ब्रॉडशीट केस के अंदर वही चीज़ें सामने आई, उस NRO की कीमत $30 मिलियन कौम को अदा करना पड़ी। आपको नवाज शरीफ साहब याद है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी चीनी का स्कैंडल आया था, और आपको अगर पता हो तो उन्होंने भी जहांगीर तरीन साहब, तो आपको याद होगा कि शाहिद अजीज साहब फिर फारिग भी हो गए थे। हाँ, याद है आपको? जी 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 जी, जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी। ये तो इमरान खान है ना जो डटा हुआ है, आपको फिर अंदाजा होना चाहिए कि ये चीनी माफिया कितना तगड़ा माफिया है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको किसी एक शख्स के साथ या किसी एक शख्स के इकदामात के साथ पॉलिटिकली नहीं हम जोड़ना चाहते। ये क्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अदालतें आज़ाद हैं, इदारे अपनी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, सबको वहाँ पर बुलाया जाकर ठीक है, सामने रखें और अपनी मासूमियत साबित करें। अच्छा, आगा रफीला साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये 21 शुगर मिलों को नोटिस जारी किया गया? उनके नाम भी बोले हैं कुछ शुगर मिलों के, फरख हबीब साहब ने, मेरे पास भी लिस्ट है। तो आप ये समझते हैं कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ जहांगीर तरीन निशाना नहीं है, और भी शुगर मिलें, और उन शुगर मिल मालकान का ताल्लुक और पॉलिटिकल पार्टी से भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बात यह है कि ये पॉलिटिकली इन लोगों ने शुरू किया या नहीं किया, ये एक अलग बहस है। बात यह है कि अवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इस सारी मूव से। अगरचे ये 20 या 16 या 17 टाइकून्स बिजनेस के, शुगर माफिया के या शुगर के बिजनेसमैन या शुगर मिलों के ऑनर्स, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई कुछ कम होगी या नहीं होगी, या सिर्फ ये नोटिस होंगे और फिर उसके बाद कोई स्टे लेगा, कोई अपनी जान को इस तरह बचाएगा, कोई वफादारियाँ चेंज करेगा। इशू ये है कि 22 करोड़ अवाम को फ़ायदा मिले। 22 करोड़ अवाम को, अगर अवाम इस बात पर मजबूर हो जाए कि खान साहब तुहानू वोट तो दिता सी, हुण घबराण दी इजाज़त दो, तो ये गलत है। मैं बोलता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। आप जिसको मर्जी उठा के बंद करें, जिसको मर्जी उठा के आप, लेकिन अगर ये सब कुछ कर भी रहे हैं और लोग आपके पास डिलीवर करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपनी एक्सरसाइज इस तरह शो करके टीवी टॉक शोज में और लोगों को आप एक मूव बना रहे हैं। या अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो बेशक किसी को तकलीफ हो या किसी की चीखें निकले, यहां पर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। इसलिए हम समझते हैं कि ये अगर आपने पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी तो चीनी का रेट नीचे होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपकी रेट है और गवर्नमेंट आप चला रहे हैं। लेकिन अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बात वही है कि आपकी नाराजगियों पर, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर बातें हो रही हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब, आप अभी गाड़ी में कहीं पे सफर कर रहे हैं, पता नहीं आप किधर से किधर जा रहे हैं, ये बताएं कि ये जो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं, आज उन्होंने 21 शुगर मिलों की एक लिस्ट जारी की है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले तो ऐसा काम कभी नहीं हुआ, ना आपकी हुकूमत ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, तो आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। हामिद मीर साहब, ये बात दुरुस्त है कि पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि 110 रुपए की चीनी हो जाए। ये बात भी दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी थी सिर्फ, और उस वक्त सिर्फ 3 ऐसे घर थे चीनी के जिनके पास चीनी पड़ी हुई थी। एक शमीम अहमद साहब थे, एक खुसरो बख्तियार साहब थे और एक जहांगीर तरीन साहब थे। आप जैसा कि जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान की 20%, सॉरी पंजाब की 20% चीनी पाकिस्तान की 20% चीनी बनाते हैं, और खुसरो बख्तियार साहब पाकिस्तान की 12% चीनी बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी। तो ये इन दोनों मिलों को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है पंजाब हुकूमत की। और ये पूरा जो चीनी का स्कैंडल शुरू हुआ है और चीनी की जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, वो सारी शुरू हुई थी जब इमरान खान की हुकूमत आई। आते साथ 6 हफ्तों में इन्होंने, जो FIA की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने इजाजत दी एक्सपोर्ट की इजाजत देने के बाद इन्होंने सब्सिडी दी। एक मरतबा एक्सपोर्ट की इजाजत दी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, फिर इन्होंने इजाजत दी कि आप पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे सकती है। और बुजदार साहब ने वो रिटन इंस्ट्रक्शंस
रिटर्न मिनट्स आने से पहले सब्सिडी की इजाजत दे दी, सब्सिडी दी। खुसरो बख्तियार साहब की मिल को सब्सिडी मिली, जहांगीर तरीन साहब की मिल को सब्सिडी मिली और चीनी की प्राइस बढ़ गई। और उसके बाद से बदस्तूर चीनी की प्राइस बढ़ी हुई है। मुझे बताइए कि कब ऐसा हुआ है कि 110 रुपए की चीनी मिल रही हो। तो ये बात जो है, और आगा रफीउल्लाह साहब मेरे ख्याल से एकदम सही फरमा रहे हैं कि बाकी सारी चीजें कि खान साहब ने नोटिस ले लिया, खान साहब ने शो कॉज इशू कर दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चीनी की कीमत कम करवाएं। ये बात करना तो बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि 80 रुपए की चीनी भेजो, लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर 110 रुपए की चीनी भी नहीं मिलती। अच्छा चले, ये आपने एक अच्छी बात की है, इस पर फरक हबीब साहब से बात करते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा एक ऐसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन से, पंजाब असम्बली के इस वक्त मेंबर हैं, 5वीं दफ़ा MPA बने हैं, 1990 से पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, मेयर अस्लम भरवाना साहब। और ये भी उन अरकाने असम्बली में शामिल हैं जो कल जहांगीर तरीन साहब के साथ अदालत में पेश हुए थे और उनकी हमायत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भरवाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बताएं कि कल तो आप हमें जहांगीर तरीन साहब के साथ नजर आ रहे थे, हमें बताया गया कि अगली पेशी पे और भी लोग आएंगे, तो अगली पेशी पे और कितने अरकान असम्बली होंगे? मेरा ख्याल है पहले से दुगने होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दुगने होंगे। ये बताएं भरवाना साहब, आप लोग जहांगीर तरीन साहब की इतनी खुलकर हमायत क्यों कर रहे हैं? नहीं, जहांगीर तरीन साहब की बहुत ज्यादा खिदमात हैं तहरीक इंसाफ के लिए। हामिद मीर साहब आप खुद भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है, और वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज और कमिटेड बंदा है, अच्छा इंसान है, दोस्तों का दोस्त है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। उसके जरिए ही मैं शामिल हुआ था इसमें PTI में इलेक्शन से पहले, लेकिन मुझे फिर टिकट ना मिला तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी आजाद हैसियत में। तो फिर मुझे जहांगीर तरीन ही लेकर गया था खान साहब के पास। तो उनको, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो खुद भी चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मुझे मिल जाए। और हमारा कोई पार्टी के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं, हमारे जो कायद लीडर हैं वो इमरान खान ही हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ आपका कोई मंसूबा नहीं है, आप इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, तो फिर आप जहांगीर तरीन साहब की हमायत इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपसे कुछ महीने पहले वजारत ले ली गई, आप मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स थे पंजाब के, तो वजारत आपसे ले ली, इसलिए आप जहांगीर तरीन साहब की हमायत कर रहे हैं? मैं 4 दफा पहले MPA बना हूँ। फर्स्ट टाइम भी मैं इंडिपेंडेंट आया था और 2018 में भी मैं आजाद आया हूँ, और आज तक मुझे ये पता नहीं चल सका कि मेरा कसूर क्या था। 2 नवंबर को मैं जलसा कर रहा था PTI का, 5000 के जायद उसका मजमा था, और वहां पे तकरीर करते हुए एक आदमी ने उठकर कहा कि जी आपको तो फारिग कर दिया गया है। उस दिन से आज के दिन तक इंसाफ के लिए ये मैं पूछ रहा हूँ कि जी मेरा कसूर क्या है, मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि आपका कसूर, बल्कि CM ने मुझे कहा कि आपका कोई कसूर नहीं। और कोऑपरेटिव में मैंने जो काम किए वो मिसाली हैं। 2.25 खरब रुपए की प्रॉपर्टी मैंने ट्रेस करके दी। अच्छा, बहुत शुक्रिया भरवाना साहब। फरक हबीब साहब, भरवाना साहब की बात सुनिए, प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, इसलिए भरवाना साहब से वजारत भी ली गई, उनको हटा दिया गया, और अब वो जहांगीर तरीन साहब की हमायत भी कर रहे हैं। आप भले कहें कि प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो नजर आ रहा है। देखें, बात यह है मीर साहब, पहले तो एक पॉइंट हम क्लियर कर लेना। पहले बात यह है, पहले ये चीज़ डिस्कस होती थी कि जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर चला गया, जहांगीर तरीन को आपने NRO दे के मुल्क से बाहर भेज दिया। तो आज तो पहले वो लोग माफ़ी मांगे ना इस बात के ऊपर, और आप उनसे पूछें कि वो माफ़ी मांग लें कि भाई आप ये बात करते थे जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर गया, मुल्क से वापस भी आ गया, लेकिन नवाज शरीफ दवाई लेने गए, वो अभी तक वापस नहीं आए, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। फिर कहते थे जहांगीर तरीन को NRO दे दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब जो है वो कार्रवाई भी हो रही है, और 21 शुगर मिलों के खिलाफ हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ हो रही है, और जो चीज़ें तहकीकात में सामने आई हैं, जो कमीशन बना उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अब कुछ लोगों ने नई आस लगा ली है कि पता नहीं लोग जो हैं वो कल वहाँ पर गए तरीन साहब की हेयरिंग के ऊपर, तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने PDM से उम्मीदें लगाई हुई थी। चले खैर, PDM का मुस्तकबिल तो वाज़े हो गया कि आइंदा ये लीडर ऑफ द हाउस या चेयरमैन सेनेट के लिए इनकी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इनकी लड़ाई होगी कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर। ऑपोजिशन लीडर के ऊपर ये लड़ा करेंगे अगले आइंदा आने वाले 5 साल में भी, उससे 5 साल के ऊपर भी वही इनकी लड़ाई होगी कि कौमी असम्बली का ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, नेशनल असम्बली का ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। क्योंकि जो इन्होंने अपना एक दूसरे को शो काज नोटिस इशू करके चार्जशीटें पेश की हैं, वही काफ़ी हैं इनके लिए मामलात को देखने के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। ज़ाती तौर के ऊपर ताल्लुकात सबके होते हैं। तरीन साहब हमारी पार्टी का
एक बहुत मुतहरक करदार रहे हैं, उन्होंने बड़ा अहम करदार अदा किया है, उनकी एक अपनी जगह के ऊपर खिदमात हैं। उस हवाले से जिस तरह भरवाना साहब भी कह रहे थे, सर बंदे की किसी ना किसी के साथ अपनी एसोसिएशन होती है, और जब कि इस किस्म का मामला आता है तो लोग जाके हमेशा एक सपोर्ट के लिए किसी ना किसी के साथ ज़रूर खड़े ज़रूर होते हैं। तो वो अपना मामला अदालतों में है, वहाँ से उनकी इंशाल्लाह वो अपनी चीज़ें सामने रखेंगे। उस हवाले से जो फैसला होगा उनकी क्लियरेंस होगी। अगर वो अपने चीज़ों को साबित कर लेते हैं, उनकी क्लियरेंस हो जाएगी। लिहाजा मैं तो नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई हमारे लिए सियासी भूचाल है, या अगर कोई उम्मीदें लगाना चाहता है तो पीडीएम की तरह उसको जो है वो मायूसी होगी, इससे उम्मीदें कोई ना रखे। अच्छा आगा रफ़ीला साहब, आज नैयर बुखारी साहब जो हैं वो चारसदा गए, एएनपी की लीडरशिप से उनकी मुलाकात हुई है। नैयर बुखारी साहब ने वहाँ पे एक बात की, ज़रा सुनिए। पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या है सर? पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी ना, शो का नोटिस दे के थे। देखिए ये 10 जमातों का मजमूआ है, आप एक जमात को निकाल दें तो आया उसका वजूद रहता है। आगा रफ़ीला साहब, नैयर बुखारी साहब ने कहा जी पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी, नून लीग वालों ने तोड़ दी, तो वो तो पीडीएम के टूटने का ऐलान कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एएनपी के बाद अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो पीडीएम से निकलने वाली है और उसके तोड़ने का खुद ही ऐलान कर दिया है? नहीं मीर साहब, देखें बात यह है कि पीडीएम का वजूद हमसे ही है, हमारी ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जिसकी मेज़बानी हम कर रहे थे, ये कतई नहीं हो सकता हम अपनी इस पीडीएम की तहरीक को इंशाल्लाह। देखें बात यह कि दो भाइयों में, सके भाइयों में भी इख्तलाफ आता है, और इख्तलाफात की वजह से जो हमारा बुनियादी एजेंडा है वो यही है कि हमने हर सूरत में इन नलायकों से जान छुड़वानी है। इशू ये नहीं है कि पीडीएम में आज इख्तलाफात किस नौइयत के, ये इख्तलाफात आते हैं, और इस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो मियाँ साहब को भी इस चीज़ के ऊपर अफसोस हुआ है कि ये नोटिस वाली बात क्यों है। हमारे इख्तलाफात के ऊपर अगर ये इतने खुश होते हैं पीडीएम की, यानी इनको तकलीफ तो पीडीएम से है और इनको पता है कि इंशाल्लाह यही पीडीएम इनको घर भेजेगी। आप देखें, मुझे आज अफसोस ये होता है कि ये पीडीएम में छोटे मोटे इख्तलाफात के ऊपर खुशियाँ ना मनाएं, ये बात करें। आज मीर साहब, हम सब लोग बशमूल मीडिया और तमाम पॉलिटिक्स पीडीएम की इस थोड़ी बहुत खफगान के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, ख़ास तौर से गवर्नमेंट। इनसे ये कहें कि ये जो हमारी लाइफ लाइन होते थे सारिफीन जो बिजली के 50 से 100 यूनिट वाले, 24 सालों में कभी भी इनके ऊपर जो है रेट नहीं बढ़े। आज इन्होंने उसके ऊपर भी रेट बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद चीनी के ऊपर ये बात करते हैं माफिया, एक माफिया तो ये खुद भी है, टैक्सेस 5% थे, ये 17% पर ले गए। तो बात ये नहीं है, आज इन लोगों ने इसमें गवर्नमेंट की जीत है कि अगर लोग इस पे देखें, सिर्फ डिबेट भी करें। पीडीएम में इख्तिलाफ, हम इकोनॉमी में भी बात कर लेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि कराची में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा है 249 में। मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रही है, और एएनपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है। मिफ्ता साहब ये बताएं, मिफ्ता साहब ये एक तरफ एएनपी जो है वो पीडीएम से निकल गई है, और आज एएनपी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की गई। दूसरी तरफ एएनपी जो है वो कराची के बाई इलेक्शन में आपको सपोर्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। ये चूं चूं का मरबा नहीं बन गई पीडीएम? सर देखें, एएनपी के लोकल लीडरशिप ने हमको सपोर्ट किया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। आज जेयूआई ने भी हमको सपोर्ट किया, उनका भी कैंडिडेट खड़े हुए थे। आप याद रखें कि इस नौशहरा में एएनपी ने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी नसीब फरमाई नौशहरा के अंदर, जहाँ हमने पीटीआई को शिकस्त दी। तो ये सियासत में तो ऐसा होता रहता है। यहाँ पे ये बात सही है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं आगा रफ़ीउल्लाह से एग्री करता हूँ कि अल्लाह करेगा कि पीडीएम साथ रहेगी। जहाँ मैं आगा रफ़ीउल्लाह से एग्री नहीं करता हूँ वो कहूँगा कि इनको इमरान खान को पीडीएम नहीं निकाल रही, इमरान खान को इनकी महंगाई निकाल रही है, इमरान खान को इनकी जो माशी पॉलिसी है जिसमें इन्होंने लोगों से रोज़गार छीने हैं और आज 30 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, 1 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है, ख़त गुर्बत से नीचे कर दिया है, ये पॉलिसीज़ इमरान खान को निकाल रही हैं। अगर ये महंगाई का तूफ़ान आज पाकिस्तान में नहीं होता तो पीडीएम के जलसों में, हमारे जलसों में ये इतना शोर नहीं होता, इतने लोग नहीं आते।
ये जो फरूख हबीब साहब ठीक है पीडीएम से वो नाला ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि यार आप चीनी 110 रुपए की और फिर आप हमको लेक्चर दे रहे हैं चीनी के ऊपर कि आपकी पॉलिसी अच्छी है। आज घी 300 रुपए का किलो हो गया जो 142 रुपए का हम छोड़ के गए थे। आज मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो है जो 158 रुपए का हम छोड़ के गए थे। तो ये भी तो खान साहब इसके ऊपर भी तो नजरसानी करें ना अपनी पॉलिसियों लेकिन आज कि आप क्या फॉर्म को मार डालेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक ऐसा ऐलान किया है, एक ऐसा दावा किया है कि जिस पर यकीनन कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि भाई ये दावा उन्होंने इमरान खान साहब ने किया, इतना बड़ा उन्होंने बकौल उनके कारनामा किया है, उस पर मैं बात करूंगा एक वक्फे के बाद। लेकिन वक्फे से पहले मैं एक छोटा सा एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, सिर्फ अपने नाजरीन के लिए नहीं बल्कि अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप के लिए भी, कि हमें समझ नहीं आ रही कि अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में BAP यानी बाप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखलूत हुकूमत में हिस्सेदार है। वहाँ पे ANP के पास मिनिस्ट्रियाँ हैं बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में और जो मरकज़ी तंजीम है उसने PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। और कराची के NA 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब की ANP ने हमायत कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही, सिंध में ANP की और पॉलिसी है, बलूचिस्तान में कोई और पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई और पॉलिसी है। तो एक पाकिस्तान की इतनी पुरानी जमात जो है वो उसकी पॉलिसी 3 सूबों में बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहीं वो हुकूमत के साथ है, कहीं अपोजिशन के साथ है, कहीं मुस्लिम लीग नून के साथ है, कहीं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। क्यों है? ANP की लीडरशिप को इसका जवाब देना चाहिए, और आपको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो उनकी सियासत की कुछ समझ क्यों नहीं आती। एक वफ़ा, और वफ़े के बाद हम मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे कि आप इमरान खान साहब पे तनकीद करें, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक ऐसा दावा किया है कि आपसे एक सवाल पूछना बहुत लाजमी हो गया है। वक्फे के बाद ये सवाल पूछते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब का कर्जा वापस किया, और हमने यानी कि इमरान खान की हुकूमत ने 35,000 अरब का कर्जा वापस किया है। क्या कहा इमरान खान साहब ने, उनके अल्फाज सुनिए। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की हैं। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्जों की किस्तें और कर्जे वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने तो 35,000 अरब का कर्जा वापस किया सिर्फ 2.5 साल में। जी इमरान खान साहब गलत फरमा रहे हैं, एक पैसा वापस नहीं किया, एक पैसा वापस नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हों मीर साहब, एक हबीब बैंक का हो और एक यूनाइटेड बैंक का हो, और हबीब बैंक के ऊपर 30,000 रुपये उधार हो और आप यूनाइटेड बैंक को चार्ज करा के हबीब बैंक को दे दें, तो क्या कर्जा वापस हुआ? मतलब पागल जैसी बातें हैं ये। आप बच्चे को सुबह दुकान पे छोड़ जाएं कि 25,000 अरब रुपया 25,000 रुपया उसके ऊपर कर्ज हो, जब शाम को आप आएँ और बच्चा बोले कि अब्बा मैंने आपका कर्ज वापस कर दिया लेकिन मैंने 37,000 अरब रुपये का कर्जा बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे हाँ शाबाश बोलेंगे, या आप बोलेंगे यार तुमने 12,000 से कर्जा बढ़ा दिया है। अब नंबर सुन लीजिए जो सही नंबर है। मुस्लिम लीग ने 5 सालों में 10,660 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया पाकिस्तान का, 10,660 5 सालों में। इमरान खान की हुकूमत ने दिसंबर 2020 तक यानी कि 2.5 सालों में 12,863 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया है। 12,863 अरब रुपया, ये नंबर स्टेट बैंक की वेबसाइट पे पढ़ें, ये देख लीजिएगा। तो ये कहना कि उन्होंने एक पैसा भी कर्जा वापस नहीं किया, वापस किया है, ये मतलब फहम से बाहर की बात है। ये अगर जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो वो ये बात करता है। द फैक्ट इज कि नेट तो आपने कर्जा बढ़ाया है। आप ये होता है, देखें मीर साहब कि जब कर्जा ड्यू होता है स्टेट बैंक का, अगर 100 अरब रुपए ड्यू होते हैं तो स्टेट बैंक को आप जाकर, स्टेट बैंक जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी जाके पैसे नहीं देती है, उसको 125 अरब रुपए का एक और कागज दे देती है कि अच्छा 6 महीने बाद 125 अरब रुपए ले लेना। तो अच्छा, आपने तो कभी भी कर्जा वापस नहीं किया। इसी तरह फॉरेन बैंक्स का ड्यू होता है, अच्छा ठीक है, तो आप उसको रीरोल कर देते हैं। अच्छा मतलब फरक साहब ये दावा कर रहे हैं मिफ्ता साहब के इमरान खान साहब की हुकूमत ने 1 रुपया भी वापस नहीं किया।
देखिए बात यह है जाहिर कि है, मिफ्ता बढ़ गया है इस्माइल खर्चा। साहब जो है पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी हमने 10,600 अरब रुपया कर्जा लिया था। मुझे पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो 6,000 अरब रुपया कर्जा था। जब ये छोड़ के गए 13,000 अरब रुपया कर्जा था। जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई तो उस वक्त जो कर्जा और जो आपकी दीगर लाइबिलिटीज़ मिला के वो 30,000 अरब रुपए के करीब बनता था। और जो हमें ये कह रहे हैं कि हमने 12,000 अरब रुपया कर्ज ले लिया, तो मिफ्ता साहब आपको यहाँ भी सच बोलना पड़ेगा। वो सच जो आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बोला था कि इसहाक डार ने जो है वो फिक्टिशियसली डॉलर्स को जो है वो रोका हुआ था, 7 अरब रुपए इकॉनमी के अंदर झोंक दिए, जिसकी वजह से हमारी मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ी थी। आपके लिए नंबर्स बड़े क्लियर हैं, वाजे हैं कि जितनी रेवेन्यू कलेक्शन हम कर रहे हैं उसका आधा 50% इंटरेस्ट पेमेंट की सर्विंग के अंदर जा रहा है हमारा। इसी तरीके से हमने जो 6,000 अरब रुपया आपके लिए हुए कर्ज वापस करने के लिए लिया, 3,000 अरब रुपया जो हमारी जो डॉलर आपकी यानी जो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ, डॉलर एप्रिशिएट हुआ, उसकी वजह से वो नंबर्स में आ रहा है। उसके अलावा जो हमारा 1,500 अरब रुपया हमने लिया जो हमारा कोविड के दौरान जो स्टिमुलस देना था, जो इकोनॉमिक पैकेज लेकर आए, जिसके तहत हमने अपनी इंडस्ट्री को सहारा दिया, जिसके तहत हमने बिजली के बिलों की मद में इंडस्ट्री को, कमर्शियल यूनिट्स को और जो गरीबों के लिए हम उस वक्त स्टिमुलस लेकर आए 200 अरब रुपए का जो कैश पेमेंट्स अदा की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंध के लोगों को पैसे अदा किए गए वो थे। ये इकॉनमी की क्या बातें करते हैं? इकॉनमी तो बैंक डिफॉल्ट पे खड़ी थी। अच्छा, इस पर एक सवाल पैदा हो गया है। 25 रुपए तारीख में अप्रिशिएट नहीं हुआ। मुझे सिर्फ कर्जे साहब जरा सुनते जाएं और शर्माते जाएं, जरा थोड़ा हौसले से सुने, क्योंकि आपकी इसमें परफॉर्मेंस कम है, ज्यादा मसला है इसहाक डार का। आपने कुछ फिगर्स पेश कर दिए, हौसले से सुन लें। फारूक साहब नहीं आप सुन लेना, आपने फिगर्स पेश कर दिए हैं, फिगर्स पेश कर दिए और बड़ी अच्छी फिगर्स आपने पेश की। एक मिनट मीर साहब, मुझे आधा मिनट और दे दें। जी आप मुझे आधा मिनट और दे दें, मुझे सिर्फ आधा मिनट और दे दें। देखिए बात यह है कि कैंडीलैंड का बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा जो इनका जाती बिजनेस है, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई ऐसा इदारा ऐसा नहीं है जिसको ये खसारे के अंदर ना छोड़ के गए हो। आज इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर घरों का संगे बुनियाद रखा है। इमरान खान तो फारूक साहब वो वाली बातें ठीक है ना, मुझे जरा कर्जे पे रहने दे, गरीबों के लिए कर्जे पे रहने दे मुझे सिर्फ रफीला साहब, अगर रफीला साहब मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर रफीला साहब ये मिफ्ता साहब सही कह रहे हैं या फरूक साहब सही कह रहे हैं? आपकी पार्टी की हुकूमत का भी जिक्र है, कौन दोनों में से सही है? देखें, मुझे ये पता है हामिद साहब कि कोविड में इन्होंने 12,000 रुपये शहीद बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम की थी खवातीन को इन्होंने चूना लगाया। 12,000 वो ठीक है, वो वाली बात ठीक है उस दिन, लेकिन ये जो बात गैर मुल्की कर्जे किया है, इमरान खान साहब के दावे का जवाब एक दिया है मिफ्ता इस्माइल ने, एक फरख हबीब साहब ने, दोनों में से कौन ठीक? सर इमरान साहब गलत, इमरान खान साहब गलत फरमा रहे हैं। अगर देखें इस मुल्क के अवाम को एक जरे का फायदा नहीं हो रहा। अगर वो वाकई कर्जे दे रहे होते किसी ना किसी जगह पे तो आपको रिलैक्स मिल रहा होता या इकॉनमी अच्छी हो रही होती। अगर एक आज रुपए की कदर बढ़ रही है उसमें भी चाइना की मेहरबानी है, उसमें भी इन नालायकों का कुछ नहीं है। बात यह कि खुदा के लिए अगर ये इतने अच्छे होते हैं, सर एक मिनट हामिद साहब, इतने अच्छे होते तो हफीज शेख साहब को ये चलता ना करते। इन्होंने जब इलेक्शन वो हारा जिस दिन, उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे इन पे एतमाद है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और उसके बाद आज उनका पूछ कोई नहीं रहे और वो चले जाएंगे ये मुल्क छोड़ के, फिर बाद में बोलेंगे कि हफीज शेख ये करके गया है। इन नालायकों से कुछ नहीं होना। चले ठीक है, ये भी बड़े नालायक है, लेकिन ये जो PDM के अंदर हो रहा है ये पता नहीं किसकी नालायकी है। लेकिन मैंने एक वक्फा लेना, सर कुछ नहीं हो रहा। हामिद साहब इस वक्फे से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। वक्फे से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया गया है कि भारत के 5 कैदी जो हैं सजा पूरी हो चुकी थी, उनको रहा कर दिया गया। ठीक है, अगर उनकी सजा पूरी हो गई थी तो उनको रहा कर दिया पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने। लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं इंडियन मीडिया से जो मैंने हासिल किए हैं, उसके मुताबिक भारतीय जिलों में कैद जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद 340 है, और इसमें 263 शहरी हैं और 77 जो हैं माही गीर हैं। और पाकिस्तानी जिलों में जो इंडियन कैदी हैं उनकी तादाद 319 है, इनमें 49 आम शहरी हैं, 270 माही गीर हैं। तो पाकिस्तान कैदियों को रहा कर रहा है, लेकिन अभी भी जो हिंदुस्तान की जेलों में पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और पाकिस्तान की जेलों में इंडियन कैदियों की तादाद कम है।
तो ठीक है, आप जिसकी सज़ा पूरी होती है उसको रहा ज़रूर करें, लेकिन इंडिया की जेलों में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनको भी रहा करवाएं बराए करम। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी फरक हबीब साहब, आखिर में थोड़ा सा जिक्र कर लें, जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं एक NA-75 डस्का में हो रहा है 10 अप्रैल को, एक उसके बाद होने वाला है कराची में। आज फिर डस्का के कुछ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात हुए हैं और दोबारा से ये खदशा है कि पोलिंग के दिन भी फायरिंग हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने आज जो पोलिंग स्टेशन है उनकी लिस्ट भी जारी कर दिया, प्रिजाइडिंग अफसरों के नाम भी दे दिए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियाँ जितनी भी हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में, उनके दरमियान कोई एक एलानिया या गैर एलानिया कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकता कि कम से कम हम फायरिंग नहीं करेंगे एक दूसरे पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और मुझे नहीं लगता कोई इस किस्म का कोई वाक़या जो है वो दोबारा वहाँ पर जो है वो रिपीट होगा। उस हवाले से इंतज़ामिया भी अलर्ट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी अलर्ट हैं, इलेक्शन कमीशन भी वहाँ पर अपने इंतज़ामात को जो है वो मेक श्योर बना रहा है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन वहाँ पर जो है वो पुरअमन तरीके से वहाँ पर पोलिंग हो जाएगी और आगे जिन लोगों ने जो भी मामलात वहाँ पर सामने आए हैं वो तमाम मामलात की बुनियाद के ऊपर ही ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर इलेक्शन जो है वो पुरअमन होगा। वहाँ पर लोग अपनी राहदही का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर जो हमारे PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी भरपूर तरीके से कैंपेन की हुई है, बाकी उम्मीदवारों ने भी अपनी कैंपेन की हुई है। तो 10 तारीख को जब पोलिंग होगी तो उसके नतायज जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या कराची में जो बाई इलेक्शन है उसमें भी कोई ऐसी सूरत हाल का खदशा है या वहाँ पे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? सर पहले तो मैं गुजारिश करूं कि ये फ़ारूक हबीब साहब ने, शायद PTI वालों ने सबने हलफ उठाया हुआ है कि कभी भी मईशत के बारे में सच नहीं बोलेंगे। ये सारे नंबर गलत बोल रहे थे, मैं जो कह रहा था नंबर वो एकदम सही थे। सर आप सच बोल रहे हैं, 30,000 आपने एक ही सच बोला था सागदार के बारे में। ये भाई देखे मेरी बात, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोलता। नहीं, आप बोले आपने सागदार के बारे में सच बोला था, झूठ बोला था, ये अगर 30 नहीं आप 30,000 आप सागदार के बारे में बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डॉलर को मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात बिल्कुल कभी आपने असेंबली में खड़े होकर कहा कभी भी मैंने नहीं बोला। ये बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल आप झूठ, ये बिल्कुल झूठ बात है। देखो यार देखो बात करने दो, बात करने दो। देखो फारूक हबीब साहब बात सवाल है ना, मिफ्ता साहब आप भी मेरे सवाल का जवाब दे देना। मिफ्ता साहब आप भी मेरे सवाल का जवाब दे दें। और इमरान खान भी गलत बात कर रहे हैं। मैंने सवाल कुछ किया है यार, आप इन दोनों की आवाज बंद कर दें, इसलिए कि मैंने सवाल कुछ और किया है, मिफ्ता साहब जो है वो जवाब कोई और दे रहे हैं, फारूक हबीब साहब भी जो है वो उनके दरमियान में टोक रहे हैं। तो मेरा सवाल मिफ्ता साहब, आगा रफीला साहब आप बताएं कि क्या कराची का हल्का जो है ना 249 है, क्या वहां पे इत्तेफाक राय की जरूरत है या नहीं है? फायरिंग ना हो, फायरिंग रुकनी चाहिए। वहां पर सिंध हुकूमत की रेट मौजूद है और भरपूर अंदाज में कोई इस किस्म के शर अनासिर अगर किसी ने कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा। हमने जब अपने सूबे में लीडर ऑफ अपोजिशन को इस हरकत पे बंद किया था तो इस किस्म की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। सिंध में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है और इस तरह की किसी किस्म की वाकये की इंशाल्लाह गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब, मैंने आखिर में गुजारिश की, मैं कुछ चाह रहा था कंसेंसस हो जाए, इसलिए आपसे मैंने सवाल किया कराची के हवाले से, लेकिन वो जो है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में चले गए और ऊंची ऊंची आवाज़ में फारूक हबीब साहब ने, मिफ्ता साहब ने बात करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरी बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है बड़े नरम अल्फाज में कि बाई इलेक्शन डस्का का हो या कराची का, वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये जो जमहूरियत पसंद जमातें हैं उनको ज़ेब नहीं देता कि वो जमहूरियत के दावेदार भी हैं और सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से वो कभी एक दूसरे पे फायरिंग करती हैं, बंदे मार देती हैं, और कभी हवा में फायरिंग करते हैं। तो ना हवा में फायरिंग करें ना एक दूसरे पे फायरिंग करें, और सियासत में जो गोली का इस्तेमाल है और गाली का इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।